यस, तो हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के हमने 5 स्टेप्स जो है वो डिस्कस किए हैं प्रीवियस सेशन के अंदर। नाउ मूविंग to the next slide, which will discuss the detail of this strategic management process. ओके जी, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का स्टेप 1 है आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशंस करंट मिशंस, गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। तो नंबर 1 जो है वो मिशंस क्या होता है, द फर्म रीजन फॉर बीइंग, द स्कोप ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज। तो आप मिशन स्टेटमेंट के अंदर आमतौर पर जो है वो फर्म्स क्यों एग्जिस्ट करती है, उसकी एग्जिस्टेंस की रीजंस क्या है, वो आपके मिशन स्टेटमेंट के अंदर जो है मौजूद होती हैं, जिसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट है और जो सर्विसेज है उसका जो स्कोप होता है वो उसके अंदर डिस्कस होता है। फिर उसके बाद गोल्स होते हैं। गोल्स का मतलब होता है कि आप प्लानिंग, फाउंडेशन फॉर फर्दर प्लानिंग। आप गोल्स, टारगेट्स जो है वो गोल बनाते हैं, फिर उससे टारगेट्स बनाते हैं, फिर उन टारगेट्स की इस्तेमाल करते हैं ताकि आप जो है परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें। जो टारगेट आपने इंडिविजुअल्स को असाइन किए हैं वो जो है कितने अच्छे हुए हैं या नहीं हुए, वो अचीव हुए या नहीं हुए। तो उनके लिए आप गोल आमतौर पर बनाते हैं, फिर उनसे टारगेट्स बनाते हैं, और फिर वो टारगेट्स इंडिविजुअल्स जो है उनको आप जो है वो देते हैं, और फिर उनको अचीव करने के लिए आप अपनी जो है वो स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं कि हाउ टू मेक एन एक्शन प्लान फॉर द अचीवमेंट ऑफ द टारगेट्स। तो इस चीज के लिए ये तो फर्स्ट स्टेप है हमारा। देन डूइंग एन एक्सटर्नल एनालिसिस, जिसके अंदर हमने इन्वायरमेंटल स्कैनिंग और स्पेसिफिक एंड जनरल इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर अ, हम ये दो चीजों की जिक्र करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो है उनको हम देखते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के अंदर जो है वो मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री के एनालिसिस करेंगे। आपकी इंडस्ट्री में कौन कंपेटिटर्स है, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसी हो रही है, आपकी इंडस्ट्री के अंदर ह्यूमन रिसोर्स कैसा अवेलेबल है, क्या नई डेवलपमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजिकली क्या चेंजेस आ रही हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और क्या नई मशीनरी आ रही है, नए टूल्स क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, किन नई चीज़ों की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर कंपनीज फोकस कर रही हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, सोशल एनवायरनमेंट क्या है, और इसी तरह जो बाकी एनवायरनमेंट है जो कि एक्सटर्नल उससे रिलेटेड है वो क्या है। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही। उसके अंदर फिर डूइंग दी इंटरनल एनालिसिस, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनल एनालिसिस के अंदर हम कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हैं। स्ट्रेंथ में आप फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेंथ है, आपके इमेज है, आपका ब्रांड इमेज है, प्रोडक्ट का इमेज है, आपके कुछ जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स या इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स होती हैं जिसका इमेज होता है। तो ये वो सारी चीजें जो कि इंटरनल एनालिसिस के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं। देन स्टेप 4 के अंदर जो है हम फॉर्मुलेट द स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी की फॉर्मुलेटिंग करते हैं। कैसे फॉर्मुलेट होती है जी? आप डिफरेंट अल्टरनेट डेवलप करते हैं और उन्हें इवेल्युएट करते हैं। फर्ज करो कि ए प्लान है, बी प्लान है, सी प्लान है। आपने ये 3 प्लान बनाए अल्टरनेट, और फिर एक एक प्लान को इवेल्युएट किया, उसमें से जो बेस्ट वन था उसको आपने सेलेक्ट किया। फिर आपने कहा कि अगर ये काम नहीं करेगा तो ये सेकंड वन काम करेगा, फिर थर्ड वन काम करेगा। तो आप अल्टरनेट प्लान बनाते हैं और उसमें से वन ऑफ द बेस्ट को इनिशियल लेवल पे सेलेक्ट करते हैं। Select appropriate strategy for all levels in the organization that provide relative advantage over competitors. तो स्ट्रेटेजी बनाते हुए इस बात का ख्याल बिल्कुल बहुत जरूरी है कि उसके अंदर आप कैसे कंपेटिटिव एज हासिल कर सकते हैं और अपनी कंपनीज को कैसे कंपेटिटर से बेहतर कर सकते हैं, और फिर उस कंपेटिटिव एडवांटेज को कैसे सस्टेन कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ जो है उनको मैच होना चाहिए जो इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास की स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल है, ह्यूमन रिसोर्स की है,
या कोई और है, तो अगर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो उसको इस्तेमाल करें स्ट्रेंथ को, उस अपॉर्चुनिटी को कैश करें ताकि आप प्रॉफिट उससे कमा सकें। देन करेक्ट वीकनेस एंड गार्ड अगेंस्ट थ्रेट्स। आपने ऐसी स्ट्रेटजी देखनी है जिससे वीकनेस कम हो और आप थ्रेट्स को रोक सकें या उसके अगेंस्ट में काम कर सकें ताकि जो थ्रेट्स आपके हैं उन्हें आप मिनिमाइज कर सकें या खत्म कर दें। देन फिफ्थ स्टेप है जो कि इम्प्लीमेंटेशन आपने करनी है। बस इम्प्लीमेंटेशन में तो जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है उसको आप जाकर इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंटेशन में इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटजीज होती है, बाज दफ़ा स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बनी हुई होती है लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन का तरीकाकार बेहतर नहीं है, इन लोगों के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अच्छे लोग उस स्ट्रेटजी के पार्ट नहीं है इम्प्लीमेंटेशन का, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन फेल हो जाएगी। तो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम है वो है स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन। और अगर स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन फेल हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि आपका पूरा प्लान जो आपने पीछे बनाया सब फेल हो जाएगा। आपने स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर दी, फाइनली नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में हाउ इफेक्टिव हैव स्ट्रेटजीज बीन, कि जो स्ट्रेटजी है वो कितना इफेक्टिव है, तो आप इफेक्टिव स्ट्रेटजी की इफेक्टिवनेस को चेक करेंगे और अगर उसके अंदर कोई वीकनेस आपको नजर आए तो उसको एडजस्ट करेंगे और नेसेसरी एक्शंस जो भी रिक्वायर्ड होंगे वो आप लेंगे ताकि आप जो है दोबारा जब आप स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करें तो इम्प्रूव्ड मैनुअल के साथ आप उसे इम्प्लीमेंट करें। तो ये हमारा हमारे कुछ स्टेप्स थे जो कि हमने इसके अंदर जो है वो पढ़ लिए। इसके मुताबिक 6 स्टेप्स हैं, इनको 2 स्टेप्स को इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस को, जिसको मैंने स्वॉट एनालिसिस कहा है, इसको इन्होंने 2 अलग-अलग स्टेप्स में किया है। तो इस तरह इनके मुताबिक ये 6 स्टेप्स जो है बन जाते हैं। तो आप लोग 6 स्टेप्स जो है वो ही इनको लिखिएगा जो कि यहाँ पर है। अब आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं है तो आपने, नो सर, नो क्यूरी, बस ठीक है ठीक, तो हाँ फिर, ठीक है सर, वो सर। ओके तो फिर मेरा, आपने जो अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर आप जो है अपना जो स्वॉट एनालिसिस है उस प्रोडक्ट का वो आपने करना है कि आप अपने, खास तौर पर ये जो हिस्सा है इंटरनल और एक्सटर्नल, इस ये स्वॉट एनालिसिस को आपने करना है और इसे आपने जो आपका पोर्शन है उसके अंदर आपने इसे शामिल करना है। उसके अलावा आप ये अपने पास नोट कर लें कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप आपका है, आपने ये स्वॉट एनालिसिस करना है जिसके अंदर आपने अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इनको देखने हैं और इनको डिस्कस करना है। तो आपने अब जो नेक्स्ट स्टेप में जो आपने असाइनमेंट करना है वो इन चीज़ों के ऊपर करना है कि अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इनको आपने देख कर आना है कि आपके बिजनेस के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं, इसको आप जो है वो देखेंगे। तो कमिंग क्लास के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेवेंट इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग आप करके लाएंगे। अच्छा जी, तो अब हम मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज का असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट किया है। जो आज का असाइनमेंट, प्रीवियस असाइनमेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो खत्म हो गया। आज के असाइनमेंट की जी बात सर, कर रहा कर हूँ। लिया। जी सर, कर लिया। मैं वन बाय वन करके पूछ लेता हूँ। वासिफ आपने कर लिया, फाइक आप बताएं आपका हो गया, फाइक नासिर? जी सर, करा तो है। ठीक है, सिकंदर? यस सर, मैंने कर लिया। कर लिया। दानियाल जावेद? जी दानियाल? दानियाल बेटा आपने काम किया है या नहीं किया? दानियाल खामोश है। दानियाल अगर माइक का मसला है तो आप जरा लिख ले, मैं देख लूंगा वहां से चैट रूम में। ठीक है, दानियाल कह रहा है जी मैंने किया है, वेरी गुड। आजम उल हक आप बताइए। जी सर, किया है। ठीक है, आजम उल हक ने भी कर लिया है। आसिफ खान? जी सर, किया लेकिन पूरा सही से हुआ नहीं है।
किया है तो सही से हुआ नहीं है, उसमें करना क्या था कि सही से हुआ नहीं है। अभी थोड़ा बहुत रहता है। चले अभी देखते हैं क्या किया आपने। ये मैं इसके बाद का जो वो है उसके अंदर आपकी जो है ये असाइनमेंट नहीं देखूंगा मैं। आपका ये असाइनमेंट में जो देता हूँ आज क्लास के अंदर इसको चेक भी करूंगा कि आपने क्या किया। आपने 2-1 मिनट लगेगा, उसके अंदर चेक हो जाएंगे सारे एक एक के। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, वो प्रोजेक्ट के हवाले से एक क्यूरी ये पूछनी है कि सर प्रोजेक्ट इंडिविजुअल बनाना है या मतलब ग्रुप के साथ कर सकते हैं? ये तो मेरे ख्याल में क्लास में डिस्कस हो गया था, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होगा। अच्छा सर, सॉरी, हो सकता मैंने सही से नहीं सुना। और बाकी सर प्रोजेक्ट जो आज के असाइनमेंट से या कोई भी अपने मतलब रेलिवेंट जो आपने बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब कुछ आपने सोचा हुआ हो, तो उसके हवाले से बनाना है। जी जी बिल्कुल। आप असल में फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है आपने जी प्रोजेक्ट जी। की, जो कि आपने नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, पुराना जो बना हुआ है उसको नहीं, नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो आपने नया प्रोजेक्ट अपना कोई जो है स्टार्टअप जो है वो आपने लॉन्च करना है, उसके हवाले से आपने बनानी है फिजिबिलिटी। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, उसके स्टेप्स में आपके साथ साथ चल रहा हूँ कि जो है वो शुरू में हमने ये पढ़ा है जो है आपको मैंने असाइनमेंट दिया है, आज का असाइनमेंट मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद फिर आगे ऐसे असाइनमेंट होते जाएंगे, आपका काम जो है उसी के साथ साथ ही कंप्लीट होता चला जाएगा। तो आप इसे साथ साथ जो करते जाएंगे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, जो नहीं करेगा नहीं होगा डेफिनेटली। ठीक है, दानियाल दानियाल कह रहे हैं माइक ओपन है, आवाज नहीं आ रही, बहरहाल वो आप देख लें। अच्छा जी, आगे बाकी लोग हैं उनको देखते हैं किस किस ने। जी और नकवी आप बताइए। और जी नकवी। सर, मैंने किया नहीं है लेकिन। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है आवाज। सर अस्सलाम वालेकुम। सर और मैंने कंप्लीट नहीं किया मैं, लेकिन अभी कंप्लीट करके आपको क्लास के बाद सबमिट करवा दूंगा। अभी मेरा क्विज भी था इससे पहले, तो मैं वो कंप्लीट करा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आपको कंप्लीट करके मैं भी देता हूँ। अच्छा, ठीक है एक सर। बात मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत अच्छे से सुन ले आप। ये जो आप लोग टाइम पे चीजें जमा नहीं करा रहे हैं, ये अल्टीमेटली आपको फाइनल रिजल्ट के अंदर जाके इफेक्ट करेंगे। फिर मुझे मत बोलिएगा कि मैंने तो बहुत अच्छा पेपर किया था, ये किया था वो किया था। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली काउंट होंगी एट द एंड। आप अगर टाइम पर कोई चीज अपनी नहीं करेंगे और फिर मुझे बोलेंगे कि सर मेरे तो मेरे नंबर कम आ गए, तो नंबर कम ही सर आएंगे। आई नो सर, बट नंबर कम सर ही सॉरी फॉर आएंगे। दैट, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। ये अक्सर मैं नेक्स्ट देख टाइम रहा हूँ कि ऐसा नहीं पहला असाइनमेंट में होगा, बस मुझे। नेक्स्ट टाइम सब टाइम। और चले इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। पहले असाइनमेंट में जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि आधे लोगों ने जो है काम किया और आधे लोगों ने नहीं किया, और जो आधे लोगों ने किया उन्होंने भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, अच्छा बस गुजारा किया उन्होंने भी। तो बहरहाल लेकिन ये है कि इस तरह कैसे चलेगा। आगे बढ़ते हैं जी, हसन उमर आप बताइए। यस सर, किया है मैंने। खलील मोहम्मद मिर्जा। यस सर, मैंने ही बना लिया। गुड। मोहम्मद हसन। यस सर, हो गया मेरा भी। शयान। शयान। शयान कह रहा है कि आई डिड नॉट डू सर बिकॉज ऑफ ऑफिस वर्कलोड। बेटा शयान ऐसे जो है वो नहीं चलेगा, मतलब ये है कि ये ऑफिस वर्क और ये वो, तो फिर ये कोर्स आपको नहीं लेना चाहिए था। अभी तो जो है इस तरह अगर काम आप नहीं करेंगे, ये काम जो आप बता रहे हैं ना, ये तो पूरी जिंदगी के काम है, ये खत्म होने वाले नहीं है। ये एफआरपी भी पूरे सेमेस्टर में चलेगा, ऑफिस का काम भी कभी खत्म नहीं होगा, ये तो चलता ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि फिर ये असाइनमेंट तो होंगे ही नहीं आपके। देखते हैं। ये बता रहे हैं कि अगले उससे मैं बहुत बेहतर हो जाऊंगा और टाइम पर करूंगा, तो अच्छी बात है अगर आप करेंगे तो। उजैफ अली। जी उजैफ। यस सर, मैंने किया है। ग्रेट। तो अच्छी बात है, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं हमने किया है। तो अभी नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर आप लोगों से ही बात होगी, और ऐसा ना हो कि अगले सेशन में आप लोग गायब ही हो जाए। गायब होने का मतलब है आप अपना नुकसान खुद करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको ख़त्म करते हैं हम सेशन को। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं उसके लेवल्स होते हैं। जैसा कि आपने शुरू में पढ़ा कि मिडिल मैनेजमेंट होती है, टॉप मैनेजमेंट होती है, लोअर मैनेजमेंट होती है, और फिर नॉन मैनेजरियल जो स्टाफ होता है या एम्प्लॉइज होते हैं वो भी मौजूद होते हैं उसके अंदर।
तो स्ट्रेटजी 3 लेवल पे बनती है। पहला लेवल जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल, जिसमें मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशंस जहाँ होती हैं, वो लोग कॉर्पोरेट लेवल के डिसीजन करते हैं। जैसा कि हम पहले डिस्कस शायद कर चुके हैं, कॉर्पोरेट का मतलब ये है उन्होंने ये फैसला करना है कि कौन सी नई कंपनी खोली जाए, कौन सा नया यूनिट खोला जाए, कौन सी नई फैक्ट्री खोली जाए। ये फैसले जो है वो कितना ओवरऑल इस साल में जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जाए, ये सारे फैसले जो है ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में होते हैं। उसके बाद दूसरा जो नंबर है वो है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी का, जिसके अंदर जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं वहां पर स्ट्रेटजी बनती है। और ये स्ट्रेटजी आमतौर पर इसको बिजनेस लेवल को कंपैरेटिव लेवल भी कहते हैं। ये वो स्ट्रेटजी होती है जो कि आप प्रोडक्ट लाइन कौन सी नई यूज कर रहे हैं, अपने कंपेटिटर्स को, कस्टमर्स को देखकर आप अपना जो है फैसला करते हैं। फिर फंक्शनल लेवल है जिसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो स्ट्रेटजी बनती है, जिसमें फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जरा बताइए, आप में से कौन बताएगा कि कितने स्ट्रेटजी के लेवल कितने होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज होती है, उसके कितने लेवल्स होते हैं? जी, यानी वॉलंटियर जो ये बता कॉर्पोरेट लेवल, जी, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल्स और फिर उसके बाद फंक्शनल लेवल्स हैं, ओके, जिसके अंदर कॉर्पोरेट लेवल के अंदर फिर हम मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशन के रोल्स को देखते हैं। और फिर बिजनेस लेवल्स के ऊपर जो हमारी सब डिविजन्स ऑफ यूनिट्स होती है वो 3 यूनिट्स पर होती है बेसिकली, जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट 1, 2 एंड 3 में डिवाइड करते हैं। एंड देन जरूरी उसी नहीं के है। देखो, हिसाब से बिजनेस लेवल का जो ये यहाँ पे लिखा हो ये एक जस्ट एग्जांपल्स है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 3 यूनिट ही हो, ये इससे बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत कम मल्टीपल। भी हो सकते हैं, एक भी हो जी, सकता है। तो कोई भी लेवल हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये जरूरी नहीं है ठीक है कि सर। ये तरह मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशन में ये भी जरूरी नहीं है कि आपकी जो कंपनी है वो उसमें बहुत सारे बिजनेस वो अकेली भी हो सकती है। लेकिन ये कॉर्पोरेट डिसीजन जो है वो कॉर्पोरेट लेवल मतलब टॉप मैनेजमेंट के जो डिसीजन होते हैं, ये जो है मिडिल मैनेजमेंट के, बिजनेस लेवल मिडिल मैनेजमेंट है, फंक्शनल लेवल लोअर लेवल मैनेजमेंट। ओके सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब ये स्ट्रेटजीज 1 बाय 1 करके डिस्कस हो रही हैं। ये आपके बिजनेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप बिजनेस वो बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्ट्रेटजीज बनाती है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज क्या होती हैं जी? हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है कॉर्पोरेट की स्ट्रेटजी। टॉप मैनेजमेंट्स ओवरऑल प्लान फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। आमतौर पर टॉप मैनेजमेंट जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई ऑब्जेक्टिव बनाती है या किसी भी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लिए जो है कोई प्लान बनाती है। इसके टाइप्स में 3 टाइप्स यहाँ बताई गई हैं, जिसमें ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, रिन्यूअल है। ग्रोथ की जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर आप एक्सपेंशन की बात करते हैं। एक्सपेंशन में क्या एक्सपेंशन हो सकती है? नई प्रोडक्ट्स आप ऑफर करेंगे या नई मार्केट को तलाश करेंगे। नई मार्केट को तलाश करने का मतलब है नया यूनिट खोलेंगे, नया रीजन खोलेंगे, नए कस्टमर्स को ढूंढेंगे, ये नई मार्केट है। या आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं, स्टेबिलिटी के ऊपर हम रहेंगे। स्टेबिलिटी का मतलब है जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है उसको हम अपने पास रखेंगे, उसी के ऊपर ही सस्टेन करेंगे, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि उसे वो मजीद ग्रो करे। तो वो ग्रो करेंगे तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। इस वजह से आप ये कोशिश करते हैं कि आप मेंटेन करते हैं, जो आपने अचीव कर लिया उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि कंपेटिटर्स की वजह से वो आपके हाथ से वो भी चला रह जाए। और फिर थर्ड है दैट इज द रिन्यूअल। रिन्यूअल का मतलब होता है अगर कोई ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, फर्ज करो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन के वीकनेसेस को
आइडेंटिफाई करके आप जो परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ जा रही है उसको रिन्यूअल की तरफ ले जाएंगे। और रिन्यूअल में आमतौर पर रीस्ट्रक्चरिंग की बात होती है, री इंजीनियरिंग की बात होती है। आपके यहाँ कंप्यूटर साइंस में रीस्ट्रक्चरिंग, री इंजीनियरिंग के कोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, होते होंगे, पढ़े होंगे आपने शायद। ओके, तो सबसे पहले हमने जो है बात की है ग्रोथ स्ट्रेटेजी की, हम बात कर रहे हैं। तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी में जो है वो ये है कि सीकिंग टू इंक्रीज दी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस बाय एक्सपेंशन इनटू न्यू प्रोडक्ट एंड मार्केट, या तो नई प्रोडक्ट या नई मार्केट की तरफ हम जाते हैं अगर आप ग्रोथ स्ट्रेटेजी पर अमल कर रहे होते हैं। तो अब उसके अंदर क्या होता है? नंबर 1, कंसंट्रेशन। टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी में पहली स्ट्रेटेजी जो है वो है कंसंट्रेशन स्ट्रेटेजी। इसके अंदर ये है कि फोकसिंग ऑन द प्राइमरी लाइन ऑफ बिजनेस एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड और मार्केट सर्व। जिस इंडस्ट्री में, जिस बिजनेस में आप बैठे हुए हैं, उसी बिजनेस के अंदर ही रहना चाहते हैं आप, उसी बिजनेस से आप हटना नहीं चाहते। लेकिन क्या करेंगे आप? प्रोडक्ट बढ़ा देंगे, नई नई प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, या आप मार्केट जो है वो और मार्केट को सर्व करेंगे। पहले आपने जो प्रोडक्ट बनाई हुई थी वो ऐसे सेगमेंट्स के लिए थी जो बहुत अमीर तबका था। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ऑटोमोबाइल्स में बहुत सारी गाड़ियां हैं। अगर हम जो है वो खाली टोयोटा करोला को ले लें या होंडा को ले लें, तो आप इसके देखेंगे ऐसी कंपनियों ने अपने आप को मुख्तलिफ एक ही मार्केट के अंदर सेम कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी पर ज्यादा अमल कर रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अगर मैं खाली बात करूंगी, पाकिस्तान के अंदर जो कंपनी है वो पाकिस्तान में प्रोडक्ट इंक्रीज कर रही है, नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, और लोअर लेवल के लिए अलग है, मिडिल लेवल के लिए अलग है, जो रिच पीपल है उनके लिए अलग है। तो ये मार्केट की डिफरेंट सेगमेंटेशन को वो टारगेट कर रहे हैं और फिर मुख्तलिफ एरियाज में टारगेट कर रहे हैं। अगर ये मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे तो अलग अलग। फिर इसके अंदर वर्टिकल इंटीग्रेशन है। वर्टिकल इंटीग्रेशन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, फिर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, और फिर डाइवर्सिफिकेशन है। अब इनके ये जो हमारे पास स्ट्रेटजीज है, इनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हमारे पास जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में है वो है कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी, जिसके अंदर हम अभी डिस्कस भी कर चुके हैं। फोकसिंग ऑन द प्राइमरी लाइन ऑफ बिजनेस एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड और सर्व्ड द मार्केट्स, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वर्टिकल इंटीग्रेशन की तरफ आते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन में दो है, एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन है और एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब है सप्लायर। सप्लायर का मतलब क्या है कि अब आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्योंकि तो आप क्या करेंगे, जो रॉ मटेरियल आप किसी सप्लायर से परचेज करते हैं, वो परचेज करने के बजाय आप अपना ही रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं बैकवर्ड, यानी जो रॉ मटेरियल आप परचेज करते थे उसको परचेज करने के बजाय आप अपना रॉ मटेरियल बनाएंगे, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगी। इसी तरह फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आपने पहले कस्टमर को डायरेक्ट सर्व नहीं करते थे, आपने मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाए हुए थे, जो कि आप उनको रिटेलर को चीजें बेचते थे और रिटेलर आगे जो है सप्लाई करता था। अब आपका प्रोग्राम यह है कि आप अपने ही रिटेल स्टोर खोलेंगे। तो ये क्या है? फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। जी, तो मैं कि आप में से किसी से पूछ लेता हूं ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको शयान, आप जरा बताइए कि ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है? शयान। शयान बेटा बताइए जरा कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है? सर एक मिनट सर बैकवर्ड इंटीग्रेशन सर मेरे ख्याल में वो है जो कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए अपने बिजनेस को यूज करती है। वो तो है। तो आप क्या मेरा लेक्चर सुनिए ना, क्या आप कहीं और हैं क्या? सर असल तो में आप अभी काम आके कर रहे हैं बैठा क्या? हूं 2 मिनट पहले। सर जी। तो
बेटा तो और कोई काम कर रहे हैं तो आप ऑफ ही कर लो, इससे बेहतर है, ताकि पता तो चले मुझे कि जी आप। सर, नहीं सर, बंद कर दिया बस। हाँ तो बताइए जरा कि जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है। शयान तो जवाब ही देने से कासिर है, आगे बढ़ते हैं जी। उजैफ अली आप बताइए सॉरी सर। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है। उजैफ अली। ठीक है जी, दानियाल जवेद ने तो जवाब दे दिया इसका कि वेरी गुड दानियाल, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि अगर हम कोई रॉ मटेरियल कहीं से परचेज कर रहे थे तो अब हम खुद वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे, इसको बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है जी, गुड दानियाल। अच्छा जी, आगे हम बढ़ते हैं और किसी और से पूछते हैं जी। उजैफ अली तो जवाब ही नहीं दे रहे, लगता है ये है नहीं अवेलेबल। उजैफ अली का नाम नोट कर लो भाई, उजैफ अली की अटेंडेंस नहीं लगेगी आज, जब है ही नहीं तो ओके अटेंडेंस नहीं सर। लगेगी। ओके मोहम्मद सर। हसन, ये जो लोग। यस सर। जी हसन बताइए फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होती है। सर फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन ये है, जैसे हम पहले हमने प्रोडक्ट बनाई, फिर उसे हमने आगे रिटेलर्स को दी, फिर ये रिटेलर कह रहा हूँ, रिटेलर से पहले वो जाती है होल सेलर जो होते हैं, फिर वहां से वो जाती है रिटेलर। तो हमने वो होल सेलर वाला जो बीच में था उसको हटा के हमने वो काम भी खुद कर लिया, और बिल्कुल। हमारा प्रोडक्ट फिर हमसे डायरेक्ट जाने लग गया रिटेलर्स के पास। तो ये हमारी हो जाएगी फॉरवर्ड रिटेलर, आप इंटीग्रेशन। रिटेल स्टोर भी बना सकते हैं, आप उससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बना सकते हैं, तो इनमें से कोई भी चीज आप करेंगे तो ये फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन होगी। ओके, थैंक यू। उजैफ अली, आप जरा, आपने लिखा है उसके अंदर, जरा वहां पे जवाब भी लिख दो। अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा, हालांकि मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ कि अपने माइक सही कराएं, लेकिन आप लोग सही नहीं कराते माइक। ये दूसरे पिछले पहली क्लास में ही मैंने बोल दिया था कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं आप, और आप लोग माइक अपना सही नहीं कराएंगे तो ये कंप्यूटर का हाल है, तो फिर बाकी आगे कैसे होगा, बाकी लोगों का क्या हाल होगा ऐसी सूरत हाल में। अपने माइक वगैरह सही कराएं और ये बहाने बाजें छोड़ें और काम करना शुरू करें। माइक सही नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, पुरानी बातें हो गई, सही करें माइक अपने। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में हमने हॉरिजेंटल स्ट्रेटेजी पढ़ी है। हॉरिजेंटल स्ट्रेटेजी का मतलब है कि आप अपना जो बिजनेस है या अपने जो ऑपरेशंस है उसको आप कंबाइन कर लेते हैं विद अदर कंपेटिटर्स। आप मतलब दो कंपेटिटर्स आपस में अपने बिजनेस को मर्ज कर लेते हैं ताकि आप जो है आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेंथ बेहतर हो और बाकी इंडस्ट्री के अंदर जो राइवल्स हैं उनके साथ आप कंपीट कर सकें। तो ये हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन में दो कंपनियां आपस में मर्ज हो जाती हैं। आप लोगों को अगर याद हो तो स्टेट बैंक ने कुछ लॉस निकाले थे कि जो छोटी बैंक है वो बंद कर दें या फिर उन बैंक्स को आपस में मर्ज कर दें। तो बहुत सारी बैंक्स जो है वो आपस में मर्ज होकर एक बड़ी बैंक बन गई। तो ये जो स्ट्रेटजी थी ये हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन थी, जो कि सेम लेवल की जो कंपनी है वो आपस में मर्ज होकर एक नया ब्रांड जो है वो बनकर मार्केट में आ जाती है। तो ये जो है हमारे पास दूसरी, जिसमें हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है, जिसमें हबीब अलग थी और मेट्रोपॉलिटन अलग थी, तो इन दोनों ने मर्ज कर दिया तो इनका बिजनेस एक हो गया, हबीब मेट्रोपॉलिटन। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हॉरिजेंटल इंटीग्रेशंस की कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर हम आ जाते हैं रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस और अनरिलेटेड। डाइवर्सिफिकेशन होती है, डाइवर्सिफिकेशन की दो जो हमारे पास जो है
हाँ जी, वारिद और जायज के मस्जिद भी हसन कह रहे हैं, बिल्कुल सही आपने कहा कि वारिद और जायज का मस्जिद भी दैट इज द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो इन लोगों ने भी आपस में मर्ज कर दिया, दोनों एक ही। अब जो है हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस उसको इंक्रीज कर रहे हैं। पहले आप एक बिजनेस में थे, अब आपने 2 3 4 5 बिजनेस और भी कर लिए। अब इसके अंदर एक होता है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और एक होता है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। रिलेटेड का मतलब है आप एजुकेशन में थे तो एजुकेशन में ही बढ़ा दिया अपने आप को। पहले आप स्कूल में थे, आपने कॉलेज खोल दिए, आपने यूनिवर्सिटीज खोल दी, आपने कोचिंग सेंटर खोल दिए। ये क्या है? रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, जो एजुकेशन के अंदर ही रहते हुए आपने बाकी चीजों में घुस गए। अनरिलेटेड में क्या है जी? अनरिलेटेड में ये है कि आप अपने जिस बिजनेस में है उससे हटकर दूसरे बिजनेस में चले गए। आप एजुकेशन के बिजनेस में है, एजुकेशन से आप मीडिया में चले गए। आपने दुनिया न्यूज़पेपर खोल लिया, आपने दुनिया टीवी खोल ली, ठीक है, आपके कॉलेजेस हैं बहुत सारे, वो आपने कर लिए। आप जो है बेकरी सिस्टम की तरफ चले गए। तो ये क्या है? दैट इज द पोर्टफोलियो। ये जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आप लोगों ने अगर नाम सुना हो, तो इन लोगों ने, इनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, पहले इन्होंने रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की, जिसके अंदर इन्होंने कॉलेज से स्टार्ट किया था, कॉलेज से यूनिवर्सिटी की तरफ चले गए, फिर यूनिवर्सिटी से स्कूल की तरफ चले गए। ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। फिर वहां से जब उन्होंने खत्म कर लिया तो फिर ये आ गए नॉन या अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में, जिसमें वो मीडिया में चले गए, बेकरी सिस्टम में चले गए। तो ये क्या है? अब ये पोर्टफोलियो या डाइवर्सिफिकेशन कंपनी क्यों बनाती है? ये इसलिए बनाती है ताकि अगर किसी एक बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसमें लॉस आना शुरू हो जाए, तो बाकी बिजनेस ऐसे हों जो कि उनको जो है सर्वाइवल के लिए वहां से आप जो है जो पैसा है, जो फाइनेंस है, ये ह्यूमन रिसोर्स है, वो आप उन बिजनेस के अंदर जो है वो लगा सके। तो इसलिए आपके बिजनेसेस आमतौर पर कम नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। लेकिन अगर आप एक ही जो उसमें होंगे तो फिर आपके लिए, अगर उसी बिजनेस में ही कोई प्रॉब्लम आ गया तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगी और आपका बिजनेस पूरा का पूरा खत्म ही हो जाएगा। इसलिए लोग रिलेटेड और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन दोनों की तरफ जो है पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए जाते हैं, तो इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। ये सारे जो डिसीजन हम देख रहे हैं, ये सारे डिसीजन जो है दैट इज रिलेटेड टू दी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के ये डिसीजन है। ये सेशन हमारा एंड हो रहा है, तो हम नेक्स्ट सेशन में 5 मिनट बाद जो है दोबारा मुलाकात करते हैं। मेरे सेशन में आप लोग जो है मेरी बातें सुना करें, वरना जो है अपने काम में लग जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। ज़रा थोड़ा सा कोशिश करेंगे यहीं पे अवेलेबल ना करें, ताकि मैं किसी से सवाल पूछूं तो उसका जवाब भी दे सकें आप ना। सवाल कुछ पूछता हूँ, जवाब कुछ आता है, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे होते। तो ये एंड हो रहा है सेशन बिल्कुल। तो हम आप नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी हमारी होगी कॉर्पोरेट लेवल की, हम उसके ऊपर बात करेंगे। वो है स्टेबिलिटी के ऊपर हम बात करेंगे। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी जो है, वैसे हम बात कर चुके हैं, मजीद और स्लाइड है तो इसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या होती है।